तो आइए यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य प्रणाली का मानक प्रदर्शन जो अशोक कुमार और शीना छाबड़ा के द्वारा यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, उन्होंने लेख को यहाँ पर दिया गया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य हासिल करने की गति बढ़ाने और राज्य को एक दूसरे के अनुभव से प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य सूचकांक की स्थापना की है। यह स्वास्थ्य सूचकांक प्रभावी परिणाम लाने वाला साबित हो सकता है क्योंकि यह बजट आवंटन और व्यय की जगह परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। प्रदर्शन में बेहतरी पर ध्यान दिए जाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि राज्यों ने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं बाकी करी। इसके साथ ही यह पिछड़ गए राज्यों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का अवसर भी प्रदान करता है। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को अभी तक स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। इनके स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह शिक्षा की तरह नागरिक का वैधानिक अधिकार भी नहीं है। शिक्षा का विषय हमारे संविधान के अनुसार राज्य को सौंपा गया है। इनकी शिक्षा का विषय जो है हमारे संविधान के अनुसार राज्य को सौंपा गया था। राज्य सरकार का विषय, राज्य सूची का विषय। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय इसका प्रमाण है। स्वास्थ्य पर कुल सरकारी व्यय का लगभग 2/3 हिस्सा राज्य सरकार से आता है और बाकी 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद यह भी वास्तविकता है कि भारत सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दोहरे उपाय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी सफलतम योजनाओं से स्वास्थ्य नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारत सतत विकास के 2030 के एजेंडे पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, जबकि एक राष्ट्र के रूप में यह सबके लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पिछले दशक में लाखों भारतीय तीव्र आर्थिक विकास के कारण अत्यधिक निर्धनता से बाहर आने में सफल हुए हैं। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में जैसा कि अपेक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और जनसंख्या स्तर पर इसके परिणामों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि इस सुधार की गति थोड़ी धीमी रही है। औसत आयु में वृद्धि, मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी तथा स्वास्थ्य संबंधित अन्य समस्याओं के प्रभाव समाधान जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद हमारे स्वास्थ्य प्रणाली में समान आर्थिक विकास स्तर के अन्य देशों के मानक की तुलना में भारी सुधार की जरूरत है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में भी उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधार और परिणामों में भारी अंतर हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र को वह राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व नहीं मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए। संविधान के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघीय संबंधों के स्पष्ट व्याख्यान के साथ ही जिन प्रमुख पर्सनों ने स्वास्थ्य सूचकांक तैयार करने वाली टीम को प्रेरित किया है वे इस प्रकार है। कह दिया गया है, हम स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक ध्यान दिलाए जाने के लिए कोई उपकरण विकसित कर सकते हैं। अशोक कुमार नीति आयोग भारत में स्वास्थ्य सलाहकार हैं और जिनका ईमेल आईडी है alok.kumar@ias.nic.in। शीना छाबड़ा विश्व बैंक की वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज की वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कार्यदल लीडर है। आइए देख लेते हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो मापा जाता है उसे पूरा किया जाता है। ख में दिया गया है, क्या हम विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन की मानक कसौटी पर तुलना कर सकते हैं जिसे समयबद्ध ढंग से सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके? क्या यह संभव है कि विविधता बनाए हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य आत्मसंतुष्ट और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हतोत्साहित न हों? क्या समुचित उपाय और प्रोत्साहन लागू किए जा सकते हैं जो राज्य को प्रयास करने और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर कर सके? क्या यह कार्य इस प्रकार किया जा सकता है कि संघीय स्वरूप के प्रति सम्मान बना रहे और प्रत्येक राज्य सरकार को विशिष्ट मानक का लक्ष्य हासिल करने के लिए नीति बनाने की स्वायत्तता भी मिले? ये कौन से मानदंड हैं जो हो सकते हैं जो स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन संबंधी जटिलता का विश्वसनीय मापन कर सके? क्या ये मापदंड प्रणाली स्तर पर परिणामों का आकलन कर सकते हैं? वनस्पतिक इसके कि केवल बजटीय सुविधाओं की संख्या जैसी लागतों का आकलन किया जाए या ओपीडी और आईपीडी की संख्या जैसे परिणामों की गणना की जाए? क्या इन मानदंडों से संबंधित आंकड़े तीसरे पक्ष के स्रोत पर उपलब्ध हैं? क्या ये आंकड़े तर्कसंगत हैं और कम से कम वार्षिक आधार पर उपलब्ध हैं? प्रत्येक मापदंड को कितना महत्व दिया जाना चाहिए? इन प्रश्नों का निश्चित रूप से
अपूर्ण उत्तर था। स्वास्थ्य सूचकांक की तैयारी वह यात्रा जो नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ 2017 में शुरू की थी। यह भारत में वार्षिक आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिणामों के आधार पर स्वास्थ्य संबंधित प्रगति और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन को मापने का पहला प्रणालीबद्ध प्रयास था। स्वास्थ्य सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 3 क्षेत्र के चुनिंदा संकेतों पर आधारित है। क है स्वास्थ्य संबंधित देखभाल परिणाम, ख है प्रशासनिक सूचकांक और ग है प्रमुख इनपुट। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। और प्रक्रिया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न श्रेणियों में स्वास्थ्य परिणामों को सर्वाधिक महत्व देते हुए रैंक के लिए राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित, ताकि समान स्थिति के बीच तुलनात्मक सुनिश्चित की जा सके। सूचकांक के कई संकेत शामिल किए गए हैं, जैसे नवजात शिशु मृत्यु दर, जन्म के शुरुआती 28 दिनों में होने वाली मृत्यु, पूर्ण टीकाकरण, तपेदिक की पुष्टि वाले रोगियों में सफल उपचार की दर, प्रमुख प्रशासकों का स्थिर कार्यकाल, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा और विशेषज्ञों की रिक्त और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का कार्य संचालन, फर्स्ट रेफरल यूनिट और कॉरिडोर केयर यूनिट। फरवरी 2018 में रैंकिंग और स्कोर के बाद में सूचकांक रिपोर्ट का पहला चरण जारी किया गया, जिसमें 2014-2015 को आधार वर्ष तथा 2015-16 को संदर्भ वर्ष तक और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक और वृद्धि संबंधित प्रदर्शनों को मापा गया। इसके बाद स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे चरण में 15-16 आधार वर्ष और 2017-18 तक की अवधि के प्रदर्शन का मापन किया गया था। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, ये दिया गया है यहाँ पर, भारत में वार्षिक आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिणामों के आधार पर स्वास्थ्य संबंधित प्रगति और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन को मापने का पहला प्रणालीबद्ध प्रयास था। स्वास्थ्य सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 3 क्षेत्रों के चुनिंदा संकेतों पर आधारित है। क है स्वास्थ्य संबंधित देखभाल, ख है प्रशासन और सूचकांक, ग है इनपुट प्रमुख इनपुट और प्रक्रिया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न श्रेणियों में स्वास्थ्य परिणामों को सर्वाधिक महत्व देते हुए रैंकिंग देने के लिए राज्य को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ताकि समान स्थिति के बीच तुलनात्मक सुनिश्चित की जा सके। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, पहले 2 चरणों में सूचकांक और भार्कों का उपयोग किया गया। हालांकि सूचकांक कार्य अभी प्रगति पर है, इसलिए अगले चरणों में कुछ और संशोधन की संभावना है। सक्षम उपकरण, वार्षिक प्रणाली उपकरण विकसित करने का उद्देश्य राज्यों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रति बहुआयामी प्रयासों की दिशा में प्रेरित करना है। इसे एक वार्षिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट की तरह देखा जा सकता है, जो राज्य सरकारों को उन मानदंडों की पहचान में मदद करता है जिसमें राज्यों ने प्रगति की है, कोई प्रगति नहीं है या पिछड़ गए हैं। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट एक समग्र स्तर पर और साथ ही सूचकांक प्रत्येक संकेत के लिए बदलाव की दिशा में दशा उपलब्ध कराता है। इसका विशेष राज्यों को बेहतर ढंग से लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करने और स्वास्थ्य देख सेवा उपलब्ध कराने में सुधार में सहयोग देता है और सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का भी अवसर देता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सुधार का अवसर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आत्मनिरीक्षक और विश्लेषण उपयोगी है। पहली और दूसरी वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सुधार की काफी संभावना है जो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वस्थ केरल, आपसे पूछा कि सबसे स्वस्थ राज्य कौन सा, केरल है, यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे केरल है। केरल, मिजोरम और चंडीगढ़ में भी समीप से काफी दूर है। सबसे स्वस्थ राज्य केरल है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसको दिया गया है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट एक स्तर पर और साथ ही सूचकांक प्रत्येक संकेत के लिए बदलाव की दिशा और दशा उपलब्ध कराता है। इसका विशेष विश्लेषण राज्य को बेहतर ढंग से लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करने और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सुधार करने में देता है और सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का अवसर भी आपको देता है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे स्वस्थ राज्य केरल, मिजोरम और चंडीगढ़ भी समीप से काफी दूर हैं और इनमें अपने प्रदर्शन को सुधारने की संभावना है। स्वास्थ्य सूचकांक नवाचारी उपाय हैं क्योंकि यह समान राज्य की तुलना न केवल राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ाता है बल्कि उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी
परहेज करता है। उदाहरण के लिए हालांकि केरल 2014-2015, 2015-16 और 2016-17 में सबसे स्वस्थ राज्य बना रहा, लेकिन प्रत्येक अगली अवधि में इसके समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में मामूली गिरावट आती गई है। सबसे स्वस्थ और बीमार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बड़ा अंतर है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन में व्यापक असमानताएं हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। केरल और उत्तर प्रदेश के बीच में 45 अंकों का अंतर है। मिजोरम और नागालैंड के बीच में 36 अंकों का अंतर है। चंडीगढ़ और दमन और दीव के बीच में 22 अंकों का अंतर है। जैसे कि 2017-18 के लिए समग्र प्रदर्शन स्कोर से स्पष्ट किया जा सकता है। स्वास्थ्य सूचकांक जून 2019 सुधार की संभावनाएं। संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर के आधार पर राज्यों को 3 श्रेणी में रखा गया है। आकांक्षी सफलता, अग्रणीय राज्य। आकांक्षी राज्यों में बिल्कुल नीचे के 1/3 राज्य और 8 सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों में से 6 इसी श्रेणी में आते हैं। सुधार के लिए पर्याप्त संभावना वाले इन राज्यों के एकजुट प्रयास की जरूरत है। सफल राज्यों में बीच के 1/3 राज्य, कुल मिलाकर इन राज्यों ने अच्छी प्रगति की है और लगातार प्रयासों से अगले समूह में जा सकते हैं। अग्रिम पंक्ति के राज्य शीर्ष 1/3 स्कोर के दायरे में आने वाले और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। हालांकि अग्रिम पंक्ति के राज्य भी कुछ संकेतों में सुधार से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रदर्शन सुधार के लिए विभिन्न स्तर हैं। 2015-16, 2017-18 और स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के बीच केवल 58। बड़े राज्यों में केरल 74.01 के स्थान पर सबसे स्वस्थ राज्य है और जबकि सबसे अंतिम पायदान पर है उत्तर प्रदेश जो कि 28.61 के स्थान पर। छोटे राज्यों में मिजोरम 74.97 के अंकों के स्थान पर पहले स्थान पर है और सबसे लास्ट पर है नागालैंड जो 38.5 अंक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वस्थ राज्य जो है वो चंडीगढ़ है जो 63.62 के साथ पहले स्थान पर है और दमन और दीव 41.60 के स्थान पर लास्ट के स्थान पर। अब आइए देख लीजिए यहाँ पर आकांक्षी पंक्ति में कौन कौन से राज्य? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। सफल में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। अग्रिम पंक्ति में केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। राज्यों का वर्गीकरण संदर्भ वर्ष 2017-18 सूचकांक स्कोर के आधार पर किया गया है। अग्रिम पंक्ति के राज्य शीर्ष 1/3 राज्य हैं, सूचकांक 58.88। सफल राज्य बीच के 1/3 स्कोर में 43.74 और 58.88 के बीच अक्षांशीय राज्य और सबसे नीचे के लिए 43.73 से जो कम किए हैं और सबसे नीचे के राज्य हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिशत और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने समग्र स्कोर में सुधार किया है। वृद्धि संबंधित प्रदर्शन में बदलाव की दर राज्य की 3 श्रेणियों में अलग अलग रही। केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव का परिणाम बड़े और छोटे राज्यों की तुलना में अधिक रहा है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र केवल 2 ऐसे राज्य हैं जो समग्र प्रदर्शन और वृद्धि संबंधित प्रदर्शन में 1/3 राज्यों में थे। आंध्र प्रदेश और बड़े राज्यों में संकेतों का सर्वोत्तम अनुपात 63% था और यह सर्वाधिक विकसित और विकसित श्रेणी में था। केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक में आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष की व्यापक विभिन्नता। बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के प्रदर्शन में भी गिरावट आई है। बड़े राज्यों में इन अवधि में स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में न तो फैलाव आया और न ही संकुचन आया। आत्म संतोष से निकलना और अभिलाषा पुष्ट करना। स्वाभाविक है कि वृद्धि संबंधित प्रदर्शन में प्रगति केरल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे सर्वाधिक स्वास्थ्य बड़े राज्यों की आत्मसंतुष्टि पर भी असर डालेगी। यह राज्य ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। यह भी संभावित है कि यह प्रगति हरियाणा जैसे बड़े राज्य के बीच अवसाद को बढ़ावा देगी जो प्रदर्शन में पिछड़ रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधित परिणामों में सुधार कर रहे हैं। टिप्पणी के बारे में देखें, पश्चिम बंगाल ने आंकड़ा नहीं सौंपा। समग्र और वृद्धि संबंधित प्रदर्शन स्कोर 13 संकेतों के संदर्भ में पहले से ही दिए गए आंकड़ों पर आधारित है। शेष 10 संकेतों के आधार पर आधार वर्ष के आंकड़े संदर्भ वर्ष में भी दोहराए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में राज्यों की प्रगति। अनेक राज्यों ने सूचकांक में शामिल
सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। केरल और तमिलनाडु न्यूक्लियर मैग्नेटिक्स रेसोनेंस के लिए 2030 के सतत विकास लक्ष्य तक पहले ही पहुंच चुके हैं, जो प्रति 100 शिशु पर जन्म 12 नवजात मृत्यु का है। महाराष्ट्र और पंजाब भी सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के निकट हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रति 100 जन्म पर 25 मृत्यु है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है। वृद्धि संबंधित प्रदर्शनों को प्रोत्साहन करना स्वास्थ्य सूचकांक की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन लाने में सक्षम है, क्योंकि यह बजटीय व्यवस्था लागत और उत्पादन से ध्यान हटाकर सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्यों को रेखांकित कर परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का निर्णय है कि स्वास्थ्य सूचकांक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन से जोड़ा जाए। राज्यों को परिणाम आधारित निगरानी और प्रोत्साहन से जोड़े प्रदर्शन का सुदृढ़ संकेत देता है। 2019-2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 40% प्रोत्साहन या 32,000 करोड़ रुपए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वृद्धि संबंधित प्रदर्शनों से जुड़ा है। 2019-2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 70% प्रोत्साहन को वृद्धि संबंधित प्रदर्शन से जोड़ने का निर्णय लिया है। डेटाबेस संबंधित गुणवत्ता में सुधार, अब जान लेते हैं इसकी क्या आवश्यकता है। स्वास्थ्य सूचना विकास और क्रियान्वयन प्रक्रिया ने स्वास्थ्य संबंधित परिणामों और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर डेटा उपलब्ध में बड़े अंतराल को उजागर किया है। आज समय है कि स्वास्थ्य आवश्यकता छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अमूल परिणामिक आंकड़ों के लिए अधिक सुलभ और अद्यतन बनाना है, विशेष रूप से गैर संचारी रोग, वित्तीय सुरक्षा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए, और साथ ही कार्यक्रम विशेष से संबंधित प्रमाण पत्र आंकड़े उपलब्ध कराना, जिनका उपयोग लगातार निगरानी के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? स्वास्थ्य सूचकांक एक निश्चित समय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन और वृद्धि संबंधित प्रदर्शनों को मापन और तुलना के लिए उपयोगी उपाय है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्र के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव और जटिलता को समझने का भी प्रभावी माध्यम है। स्वास्थ्य सूचकांक की सफलता में इन महत्वपूर्ण घटकों का योगदान है। कह दिया गया समयबद्ध रिपोर्ट ताकि केवल शैक्षणिक विचार विमर्श नहीं बल्कि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के वार्षिक वृद्धि संबंधित प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान। गृह राज्य द्वारा स्वघोषित आंकड़ों की पुष्टि तीसरे पक्ष की स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा ताकि विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि सूचकांक के लिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं, क्योंकि कोई भी एकल स्वास्थ्य सूचकांक प्रणाली की जटिलता को व्यापक रूप से नहीं समेट सकता। गुणवत्तापूर्ण आंकड़े की उपलब्धता सीमित होने के कारण ही गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और निजी क्षेत्र की सेवाओं को इसके दायरे में नहीं लाना जा सकता। इसलिए स्वास्थ्य सूचकांक एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण आंकड़े उपलब्ध होने और डेटा प्रणाली में सुधार के साथ लगातार संशोधन करना आवश्यक है। यह सूचकांक एक नवाचार उपकरण है, क्योंकि यह न केवल राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सामान्य राज्यों की एक दूसरे से तुलना करता है, बल्कि उन्हें अपने पिछले वर्ष के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहन करता है। संदर्भ में दिया गया है ये राज्यों के बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। आइए इस लेख को देख लेते हैं। कोविड-19 नए तरह का खतरा है। एक डॉक्टर स्मिता बात में हमको बताएंगे। यह एक नए तरह का वायरस है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। यही कारण है कि इसका जो इलाज भी किया जा रहा है वह निश्चित नहीं है। कुछ एंटीवायरल, कुछ एंटी पैरासाइट को इलाज के लिए आजमाया जा रहा है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है। इस वायरस से पीड़ित पहले मामले का चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पता लगा था। WHO ने 2019-20 के दौरान कोरोना वायरस को प्रकोप को 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति और 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी घोषित किया गया। तो आपसे पूछा सकता है कि WHO ने इसको अंतर्राष्ट्रीय महामारी कब घोषित किया है? तो 11 मार्च 2020 को इसको अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। दुनिया इन दिनों इतिहास की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। कोरोना कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। आज दुनिया के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, विज्ञान का
उन्नत ज्ञान और उपचार के लिए विभिन्न तरीके हैं, लेकिन फिर भी नैनोमीटर के कुछ छोटे कणों ने कैसे सभी शक्तिशाली देशों को हिलाकर रख दिया है। आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मूल बातों से शुरुआत करते हैं। वायरस क्या है? वायरस जीवित और मृत प्राणियों की सीमा रेखा पर है। ये बैक्टीरिया की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इनके बैक्टीरिया से बहुत छोटे होंगे। इनका आकार 18 nm से लेकर 400 nm तक होता है, अर्थात इनका आकार जो होता है 18 nm से लेकर 400 nm तक होता है। ये सामान्य अनुसंधान प्रयोगशाला पर नहीं बढ़ते। इस वजह से वायरल संक्रमण की प्रयोगशाला से में निश्चित रोग पहचान करना आसान नहीं है। वायरल पोषण कोशिका निर्भर कण हैं। वे अपनी संरचना के निर्माण के लिए पोषक कोशिका मशीनरी का उपयोग करते हैं, इसलिए निश्चित एंटीवायरल दवाएं जो पोषक कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाए बहुत सीमित हैं। जिन परिवर्तन प्रत्येक वायरल संक्रमण के दौरान होते हैं, चाहे वे स्वाभाविक तरीके से हों या रासायनिक या भौतिक एजेंट से प्रेरित हों, एक संकर या पुनः संयोजक वायरस में नए जीन और नई विशेषताएं होंगी। कोरोना वायरस। सभी कोरोना वायरस बड़े 120 से लेकर 160 nm घिरे हुए RNA वायरस होते हैं, जिनमें फंसे हुए एक जीनोम होते हैं। कोरोना वायरस नाम लैटिन कोरोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है ताज। वायरस के पास एक गद्दा क्लब के आकार के या मुकुट जैसे पेप्लोमेमर स्पाइक्स होते हैं, जो सोलर कोरोना का आभास देते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन की उच्च दर को कोरोना वायरस द्वारा दिखाया गया है। इनमें से अधिकांश जानवर और पक्षियों को संक्रमित करते हैं। इनके जो अधिकांश वायरस हैं वो जानवरों और पक्षियों को संक्रमित करते हैं। मानव संक्रमण केवल उनके कारण होता है जो मनुष्य की स्थिति के अनुरूप होते हैं। मानव संक्रमण में पहले से ही 6 कोरोना वायरस शामिल हैं। इनमें से अधिकांश बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं, दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लोगों को प्रभावित करते हैं और सांस की नली के ऊपरी हिस्से में संक्रमण और कभी कभी पेचिश की शिकायतें दे रहे हैं। वर्ष 2003 में SARS-CoV सांस लेने संबंधित अत्यधिक कष्टदायक लक्षण वाले कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ है। इसकी शुरुआत चीन से हुई है और यह लगभग 29 देशों में फैला हुआ है, जिसके 8098 मामले सामने आए हैं। 774 लोगों की मौत इसमें हो गई है। लेखिका एक मेडिकल बायोलॉजिस्ट है जो पुणे MIMIR मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर है। अब इसमें देख लेते हैं। इसका स्रोत जो है, इसका प्रमुख स्रोत जो है बंदरों, जंगली कुत्तों, रेकून डॉग, बिल्लियों और चूहों, गिलहरी आदि कतरने वाले जानवरों को माना गया है। कोरोना वायरस का एक अन्य हिस्सा MERS-CoV मिडल ईस्ट रेस्पिरेंडेंसी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2012 में बढ़कर सामने आया था। इसका पहला मामला सऊदी अरब में देखा गया था। MERS-CoV से 2143 से अधिक लोग प्रभावित हुए और 27 विभिन्न देशों में 750 लोगों की मौत हुई। यह स्रोत ऊँटों और चमगादड़ों को माना जाता है। कोविड-19 WHO के दिशा निर्देश के अनुसार इस्तेमाल की जा रही यह नवीन शब्दावली है। यह 2019 में उत्पन्न कोरोना वायरस डिजीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोविड-19 के लिए पूर्व में इस्तेमाल होने वाले नाम SARS-CoV-2 2019 में ANCOV सांस की गंभीर बीमारी, नोवल कोरोना वायरस निमोनिया, वुहान निमोनिया। इस वायरस के पहले मामले की पहचान दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत के हुआन शहर में हुई थी। WHO ने 2019-2020 के कोरोना वायरस प्रकोप की घोषणा की है। इसके बाद उसने 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति और 11 मार्च 2020 को एक महामारी घोषित किया गया था। WHO ने इसको महामारी कब घोषित किया गया है? तो WHO ने इसको महामारी घोषित किया है 11 मार्च सन 2020 को। कोविड-19 के कारण चुनौतियाँ। यह एक नए तरीके का वायरस है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी। यही कारण है कि इसका जो इलाज किया जा रहा है वह निश्चित नहीं है। कुछ एंटी पैरासाइट को इलाज के लिए आजमाया जा रहा है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है। SARS-CoV-2 के फैलने की दर SARS-CoV से अधिक है और इसका कारण है आनुवंशिक पुनर्संयोजन हो सकता है। स्पर्शोन्मुख वाहक और साथ ही स्वास्थ्य लाभ करने वाले व्यक्ति इस वायरस को फैला सकते हैं। कोई भी आयु वर्ग इसे बचा नहीं है। रोग की प्रगति बहुत अप्रत्याशित है। दुनिया के कुछ हिस्सों में अन्य देशों की तुलना में मृत्यु दर बहुत अधिक है। संचरण या प्रसरण, ट्रांसमिशन। कोविड-19 के संचरण के 2 मुख्य मार्ग हैं, सांस संबंधित और संपर्क वायरस मुख्य रूप से खांसने, छींकने से उत्पन्न छोटी बूंदों या किसी संक्रमित व्यक्ति से बात करने से भी
फैलता है। ये बूंदें सांस लेने के दौरान भी उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि चूंकि वायरस बड़ा है अन्य वायरसों की तुलना में, वे तेज़ी से ज़मीन या सतह पर गिरते हैं और आमतौर पर हवा के माध्यम से बड़ी दूरी पर नहीं फैलते। लोग दूषित सतह और फिर अपना चेहरा छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। वायरस कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक सतह की प्रकृति के आधार पर जीवित रह सकता है। लक्षण दिखने के बाद पहले 3 दिनों के दौरान यह सबसे अधिक संक्रामक है। लक्षण दिखाई देने से पहले और बीमारी के बाद के चरणों में भी यह फैलता है, जिससे यह और खतरनाक हो जाता है। किसी के संपर्क में आने से लक्षणों की शुरुआत का समय आमतौर पर 5 दिन के आसपास होता है, लेकिन यह 2 से 14 दिन तक भी हो सकता है। कोविड-19 वायरस के विषाणुमुक्त संचरण की कोई रिपोर्ट नहीं है। रोग विशेषज्ञ परिणाम। सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, ज़्यादातर सूखी खांसी, सांस की तकलीफ शामिल है। अन्य लक्षणों में थकान, मांसपेशियों में दर्द, पेचिश, गले में खराश, गंध नहीं आना और पेट में दर्द हो सकता है, जबकि अधिकांश मामलों में मामूली लक्षण करीब 80% होते हैं। कुछ लोगों को वायरल निमोनिया हो जाता है और शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। बुजुर्गों और अन्य चिकित्सक स्थितियों जैसे अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय वाले रोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की अधिक संभावना होती है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक पुष्ट मामले वाले देश में अमेरिका है। अमेरिका यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। ये इसका ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, और ये जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया 14 अप्रैल 2020 तक का ग्राफ है, उसके बाद का नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर उस क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर पर भी निर्भर करती है। विभिन्न आयु समूह में मृत्यु दर अलग अलग होती है। 80 से अधिक उम्र वालों में सबसे अधिक खतरा रहता है। बीमारी के बाद बचे हुए लोगों के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। दुर्भाग्य से कोरोना वायरस संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम और अल्पकालीन हो जाती है, जिससे दोबारा संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। रोग की पहचान आगे इसे फैलने से रोकने से फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति ही अन्य लोगों से संक्रमण फैलाने का एकमात्र स्रोत होता है। विशिष्ट लक्षणों की अनुपस्थिति रोग विषयक लक्षणों को पहचानना मुश्किल कर देती है। पुष्टि के लिए प्रयोगशाला जांच आवश्यक है। वास्तविक समय रिवर्स ट्रांसमिशन PCR जांच सबसे उपयोगी जांच है और वर्तमान में एकमात्र विश्वसनीय जांच है। रक्त एंटीबॉडीज परीक्षण और वायरल एंटीजन परीक्षण विधियों की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। उपचार। वर्तमान में उपचार के लिए कोई सामान्य नीति नहीं है। बीमारी के इलाज में अनेक दवाओं जैसे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऑर्बिडोन, रेमडेसिविर और फेविपिरिवार की प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए उनका रोग विषयक अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कोविड-19 के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। टीके के उत्पादन के लिए प्रमुख समस्या आनुवंशिक परिवर्तन है, जिसे वायरस गुजरता है। रोग प्रारंभिक चरण में जहां लक्षण मामूली होते हैं, इसका उपचार सहायक चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। फेफड़े को बड़े नुकसान के मामले में वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्ति की अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता आगे की जटिलताओं को रोक सकती है। हाल के अध्ययन में यह पता चला है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज CR3022 SARS-CoV-2 के स्पाइक RBD से बंधा है, जो पोषक कोशिका के वायरस से जुड़ने के लिए एक आवश्यक संरचना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को एक उपचारात्मक प्रत्याशी के रूप में अकेले या कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए अन्य प्रभावी रोग प्रतिरोधकता प्रतिकारकों के साथ संयोजक में विकसित किया जा सकता है। रोकथाम। इस समय पर रोकथाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। निजी एहतियात। घर पर रहें। खांसते या छींकते समय कोहनी मोड़कर हाथ या टिश्यू से मुंह और नाक को ढकना। उपयोग किए गए टिश्यू पेपर का तुरंत निपटाना। थोड़ी देर में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। अपने हाथ की सभी सतह को ढकें और उन्हें तब तक एक साथ रगड़ें जब तक वे सूख न जाएं। गंदे या बिना धुले हाथों से अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। बार बार छुई सतह और वस्तुओं की सफाई करना। सार्वजनिक स्थानों में एहतियात उपाय। दूसरों से लगभग 6 फुट की दूरी पर रखें। मुंह को ढकने के लिए कपड़ा लपेटें। मास्क पहनें। हेल्थ कार्यकर्ताओं के
लिए बने फेस मास्क का उपयोग न करें। रोज़ाना बार बार छुई जाने वाली सतहों को स्वच्छ और कीटाणु रहित रखें। इसमें मेज, दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के हैंडल, लाइट स्विच रोगाणु से मुक्त करने के लिए ब्लीच सॉल्यूशन जैसे आम घरेलू कीटाणुनाशक का काम करेंगे। सतह के लिए उपयुक्त कीटाणुनाशक का उपयोग करें। आम कीटाणुनाशक जैसे 70% एथेनॉल या सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करें कि 1 मिनट के भीतर प्रभावी निष्क्रिय प्राप्त किया जा सकता है। पीने के पानी या सीवेज में कोविड-19 वायरस के टिकने के बारे में कोई सबूत नहीं है, इसलिए पानी के किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 की यह महामारी हमें इतनी नुकसान पहुंचा सकती है, यह हमारे हाथ में है। यदि हम व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहारात्मक अनुशासन का पालन करें तो नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो यह दुनिया के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटना साबित होगी। तो आइए हम खुद को और दुनिया को बचाएं।